हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एफ्स्पा। बेसिकली मणिपुर की जब हम चर्चा करते हैं तो मणिपुर में लगातार जो है वो डिमांड हो रहा है कि एफ्स्पा जो है वो या तो पूरे राज्य में इंप्लीमेंट होना चाहिए। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि एफ्स्पा जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो आइए इसको हम जानते हैं, बिकॉज जीएस के पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, प्रीलिम्स के लिए भी आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो एफ्स्पा के बारे में जैसा कि हमने फुल फॉर्म देखा है, ये आप देख सकते हैं हिंदू का आर्टिकल, मणिपुर गवर्नमेंट अर्जेस सेंटर टू विथड्रॉ एफ्स्पा। तो यहाँ पे जो मणिपुर की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है सेंटर से कि वो विथड्रॉ कर सके एफ्स्पा को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आगे एफ्स्पा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हिस्ट्री हम जानते हैं। देखिए एफ्स्पा जो है इसको ब्रिटिशर्स ने लाया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। ये 8 अगस्त 1942, जिसको हम अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं, 1942। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप याद रख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। देखिए फैक्चुअल स्टेटमेंट जब भी बनेंगे इसी प्रकार के बनेंगे दैट एफ्स्पा जो है, पहला बात तो ये एक्ट है 1958 का, ठीक है। और दूसरी बात ये है यानी कि आजाद भारत में 1958 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली ये 1942 में अंग्रेजों ने भी इसको इंट्रोड्यूस करा था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये गोवलिया टैंक मैदान जो बॉम्बे में है, वहां से इसको स्टार्ट करा गया था। गोवलिया टैंक मैदान जो बॉम्बे में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान रख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट लाने का वजह क्या है, तो क्रिप्स मिशन को इंट्रोड्यूस करा गया था और ये क्रिप्स मिशन जो है ये फेल हो गया था। और इसके बाद इसको एक्चुअली यहाँ पे भी फेल होने का वजह यह था कि इन्होंने भारत को, ब्रिटिशर्स क्रिप्स मिशन जब लाए थे तो इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी। डोमिनियन स्टेटस यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई, जो 1929 से ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करती थी। तो डोमिनियन स्टेटस की बात की थी और इसीलिए महात्मा गांधी और सभी जो है लीडर्स, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं और इसको कहा गया पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, क्रिप्स मिशन को। प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी रीजन से आपको देखने को मिल जाएंगे कि हर कोई जो है वो पार्टिसिपेट करता है। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी तक नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो भारतीय हैं, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि उस लेवल पे मतलब वो थोड़ा एक और स्टेप अहेड, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में वो रिजाइन करने लग गए थे सीधा सीधा। तो यहां पर आप देखेंगे तो कंप्लीटली हम देख सकते हैं कि किस तरीके से तामलुक से लेकर के यहाँ चिट्टू पांडे जो है वहां पर आप देखेंगे, सतारा वाले रीजन में आप देखोगे तो ये सारे जो मतलब बलिया वगैरह ये सारे रीजन्स हैं जहां से कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी निकल के आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हिस्सा नहीं लिए थे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो हिस्सा नहीं लिए थे, ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है उन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था, और जो सीपीआईएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी हिस्सा नहीं लिए थे। तो दे डिडंट पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलिए ये है हिस्ट्री, यानी कि एफ्स्पा जो है उसको इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करा था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए ये जैसा कि फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स, यानी कि आर्मी को स्पेशल पावर्स देने की बात करी जा रही है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देने की बात करेगी। आर्मी का काम क्या है हमारे यहाँ कि भाई वो जो हमारे देश का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है, सबसे पहले तो वहां पर वो तैनात है कि हम सबकी सुरक्षा कर सके, हिफाजत कर सके, यानी कि वो सिक्योरिटी की बात करी जाती है। लेकिन यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी एक स्टेप अहेड है और वहां पर उनको स्पेशल पावर दिया जा रहा है। वो कैसे स्पेशल पावर है आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले तो इसको लाया गया है अंडर एफ्स्पा एक्ट ऑफ 1958, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले आप प्रीलिम्स के लिए ये एक्ट का ईयर याद रखिएगा, ठीक है, एफ्स्पा एक्ट ऑफ 1958। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये है कंट्रोल ऑफ इंसर्जेंसी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और मतलब इंसर्जेंसी मतलब कि कोई अगर मान लो बांग्लादेश से एंटर कर रहा है, कोई म्यांमार से एंटर कर रहा है, वो इंसर्जेंसी को रोकने के लिए बेसिकली पहला चीज है। दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो हमने देखा, अब इंटरनल भी अगर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उन चीजों को रोकना है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये आप 7th शेड्यूल में जब देखेंगे तो ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि हमने कहा कि ये
पावर जो है वो किसको दिया जा रहा है, ये पावर आर्मी को दी जा रही है, ठीक है। और सेंटर में होम मिनिस्ट्री और स्टेट कैन इशू नोटिफिकेशन ऑफ एफ्सपा। सबसे पहले तो ये कौन इशू कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, दूसरा स्टेट के बिहाफ पे कौन करेगा, तो गवर्नर जो है वो करेंगे, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के केस में अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहां पे इशू करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट के जो गवर्नर है वो कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अभी तक ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के ये मैप है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके कैपिटल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार जो है वो मतलब स्टेट पीसीएस के लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और हम यहाँ पे सिक्किम को भी 7+1 में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें की प्रोविजंस क्या है। चलिए ये तो हमने देख लिया है कि एफ्सपा है क्या। अब यहाँ पे ये की प्रोविजंस क्या दे रहा है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है विथ स्पेशल पावर्स, यानी कि आर्मी को तैनात किया जाएगा और उनको स्पेशल पावर्स दिया जाएगा और इम्यूनिटी दिया जाएगा। इम्यूनिटी किस बात का, कि कल को वो जो भी एक्ट लेंगे उस समय कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ा इसका एक कॉन्स है, ठीक है। तो उनको इम्यूनिटी कि वो उनको फुल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि वो उस काम को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में ये मेंटेन करते हैं पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज ये एक बहुत कैची वर्ड है कि डिस्टर्ब्ड एरिया, तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो हमने देखा है कि एफ्सपा एक्ट जो है वो 1958 का है। नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में अभी तक हमें देखने को मिला है, इवन जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आर्मी को स्पेशल पावर्स दिया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करा जाएगा वो कौन डिक्लेयर करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के गवर्नर, या यूटी के केस में हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा इसको पूरे राज्य में या फिर उसके एक हिस्से में किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। वो डायरेक्टली लिख देंगे इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द होल स्टेट ऑफ इंडिया, द आंसर इज नो। वो पूरे भारत में नहीं या पूरे भारत के एक राज्य में नहीं, वो किसी एक हिस्से में भी किया जा सकता है। लॉ अलाउज टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो देखिए वारंट यूजुअली मतलब होना चाहिए। अरेस्ट करने पुलिस आई, उन्होंने वारंट दिखाया, अरेस्ट वारंट। लेकिन यहां पर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो बगैर वारंट के, यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो मिलिट्री है उनके पास पावर है कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन फायर, इवन कॉजिंग डेथ। तो इस वजह से यही इम्यूनिटी की बात करी गई है। और आर्म फोर्सेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं सर्चेस, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाइड आउट्स एक्सेट्रा विदाउट वारंट। तो यहाँ पे जो पावर है वो लिटरली बहुत ज्यादा दिया गया है आर्मी को, और इस वजह से यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो जिन राज्यों में इस तरीके के पावर्स दिए जाते हैं वहां का जो परसेप्शन होता है वो लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड के तरफ में हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल जो बेसिकली अगर हम देखें तो 19 जो है वो भी एक बार को आप कह सकते हो कि सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल जो 20 और 22 है, अरेस्ट और डिटेंशन वाली बातें, जो प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक कहां कहां देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है किस तरीके से आसाम जो है, यहाँ आपको आसाम देखने को मिल जा रहा है, मणिपुर देखने को मिल जा रहा है, नागालैंड और पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एथनिक इंसर्जेंसीज के वजह से। और यहाँ मणिपुर फिलहाल चर्चा में है, तो हम यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे मणिपुर में है या ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आसाम में है, ठीक है, ये बात समझिएगा। और जम्मू कश्मीर में भी है एफ्सपा सिंस 1990, क्योंकि मिलिटेंसी जो है वो इस रीजन में बढ़ा है। जम्मू कश्मीर जब से यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन चुका है, कश्मीर और लद्दाख दो अलग हो चुके हैं। ये बाकी का भारत का मैप भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी चीजें हैं उनको ध्यान में रख के एफ्सपा जो है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप में से कोई भी है एस्पिरेंट जो यूपीएससी को लेकर के सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं पर भी लगता है कि उनका मतलब रिसोर्सेज जो है उनके पास में वो कमी है, कहीं गाइडेंस, कहीं मोटिवेशन, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंबाइंड जो हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, स्टडी मटेरियल्स बहुत कंसाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है वो कविश आईएएस से जुड़ सकते हो। यहाँ हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं कोलकाता में, एक है वीआईपी रोड में और दूसरा है हाजरा रोड में।
और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से आप निकाल सकते हो, आपको फोन करके भी आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब देखिए कॉल्स फॉर रिपील की भी बात करी गई है, लाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कई बार इसको ड्रैकोनियन भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावर दिया गया है, तो चलो इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी जो है, बीपी जीवन रेड्डी कमिटी 2005, इन्होंने एफ्स्पा को कहा एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन। तो आप मेंस में जब भी लिख रहे हैं ये आप कमिटी का नाम कोट करिएगा, जीवन रेड्डी कमिटी, इन्होंने सिंबल ऑफ ऑपरेशन कहा। ठीक है, और प्रीलिम्स में अगर सवाल आता है जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है एफ्स्पा से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ में सेकंड एआरसी कमीशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में, इन्होंने भी रिटरेट करा था रिपील करने के लिए एफ्स्पा को। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे संतोष हेगड़े कमिटी भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, संतोष हेगड़े कमिटी और जस्टिस वर्मा, ये दोनों कमिटीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इन इंस्टेंसेस में मेंशन करा है। ठीक है, संतोष हेगड़े और जस्टिस वर्मा। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्टिस जीवन रेड्डी और सेकंड एआरसी। अब यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन्होंने भी कंडेम करा है एफ्स्पा को एज अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन्होंने एफ्स्पा को कहा है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, मतलब एक ऐसा कल्चर आप बना रहे हो जहां फोर्स, ताकत को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, आप उसको ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 1997 में और 2017 के दोनों ही केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एफ्स्पा पे जब सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल रैशनल है और इसको रियल डेंजर में इस्तेमाल करना है। हालांकि इस पे ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिलता, ऐसा कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं कि एफ्स्पा enjoys blanket immunity, the answer is no, because यहाँ आप देखिए does not जो है वो मेंशन है। तो एफ्स्पा को कंप्लीटली ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी गई है, लेकिन 1997 और 2017 दोनों ही केसेस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब रियल डेंजर का वक्त हो तो एफ्स्पा का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ सिविल सोसाइटीज हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्होंने भी रिपीटेडली कहा है कि एफ्स्पा का जो है वो रिपील होना चाहिए। आपके पास दोनों ही पॉइंट्स हैं, जब आपको लिखना हो आप जस्टिस जीवन रेड्डी, सेकंड एआरसी, यूएन का एचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन और कुछ सिविल सोसाइटीज को आप कोट कर सकते हो, जहां पे आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से रिपील की बात करी गई है। लेकिन वहीं अगर आपको उसके प्रो में लिखना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो इस वजह से आप यहाँ पे इनको कोट कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों कमिटीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ हमारा जो निकल के आता है दैट इज इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन कौन से मणिपुर में एक्टिव है। थोड़ा सा ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट ये ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट मणिपुर की बात कर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बेसिकली भारत से ही आजादी की बात कर रहे हैं। और कुकी और जोमी नेशनल आर्मी। ठीक है, तो ये कुछ अलग कुकी स्टेट की यानी कि सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम ध्यान रखिएगा, पीएलए, यूएन का एलएफ, ठीक है, और कुकी और जोमी नेशनल आर्मी। अच्छा, इसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देख लेते हैं मेंस के कंटेक्स्ट से, क्योंकि जब भी आप लिखिएगा आप प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करके ही आप लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके इन फेवर की बात कर लेते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि मतलब कहीं ना कहीं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना है कि भाई ठीक है 1997 के और 2017 के केसेस से कि ये मतलब रियल डेंजर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगेंस्ट में अगर हम बात कर ले तो हम पहला पॉइंट जो है वो कह सकते हैं कि मतलब एफ्स्पा को बेसिकली इन फेवर मतलब एफ्स्पा होना चाहिए। अब एफ्स्पा अगेंस्ट मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ठीक है, अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो जैसे कि अगर हम देखें, अब यहाँ पे यूएन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये आप साथ साथ में लिखते चलिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल
या आप कन्वेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ये दो। और इसी के साथ साथ में जो इंटरनेशनल मतलब टॉर्चर के खिलाफ हैं उनका भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो कि इन सब ने रिपील की ही बात करी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, और यूएन का जो टॉर्चर के खिलाफ में है उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बात। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स देखें तो इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इन फेवर में फिर से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगेंस्ट में अगर हम देखें तो ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ता है अगेंस्ट में तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है, यानी कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। अगेंस्ट फेडरलिज्म। और यहाँ पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी आपको देखने को मिलेगा, जिनमें फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं 14, 19, 20। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 21 देखा, वी कैन कोट 22 ओवर हियर, वी कैन कोट 25 एज वेल, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका वायलेशंस होता है। वहीं अगर हम इन फेवर की बात कर ले तो फिर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मतलब स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी है कि स्टेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो पीसफुल हो सके, या मतलब कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को टैकल करने के लिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इन फेवर और अगेंस्ट में लिख सकते हो। देयर वर वेरियस पॉइंट्स हमने देखा है, ठीक है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इसके अलावा अगर हमने देखा है कि बेसिकली जो यूएन का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, इन सब ने भी रिपील की बात करी है, लेकिन ओवरऑल हमने सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट देख लिया है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट रुख करते हैं कि इवन मणिपुर को एक केस माना जा रहा है फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356। देखिए, हम जब भी टॉपिक का डिस्कशन करते हैं हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं डिस्कस करते, यहाँ हम पॉलिटी का प्रेसिडेंट रूल जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज आर्टिकल 356 जो है वो अब चर्चा में है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 356 जो है उसके बारे में, ठीक है, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 356 जो है कहीं ना कहीं ये पार्ट 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मेंशन है पार्ट 18 में, और यहाँ आर्टिकल 356 एक है और एक है 365। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पहला बात तो ये है कि 356 जो है ये तब लगाया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर। और यहाँ पे 365 कब लगाया जा सकता है? जब स्टेट जो है वो सेंटर के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हालांकि इस प्रकार का जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इमरजेंसी इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा? तो मैक्सिमम टेन्योर कितने साल के लिए लगाया जा सकता है? द आंसर इज 3 इयर्स।
ठीक है, क्या यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व होगी? द आंसर इज यस। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा, पार्लियामेंट के पास में पावर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसको जब पास किया जाता है इस रेजोल्यूशन को, तो प्रेसिडेंट्स रूल लाने के लिए, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए बेसिकली 2 महीनों का टाइम पीरियड होता है, और इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 50%। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रहेगा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये 3 साल से एक्सटेंड हो सकता है 44th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। 1978 में इसको कहा गया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? 1-2 ही इंस्टेंसेस पे। पहला, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया हो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, और दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मेंशन करता है कि भाई उन राज्यों में फिलहाल चुनाव संभव नहीं है। ठीक है, हर 6 महीने पे मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल पे इसको किया जा सकता है, और इसका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हटाते समय प्रेसिडेंट को कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कई बार मतलब ये भी पॉइंट्स निकल के आते हैं कि भाई बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। 1950 से अब तक हम देखें तो 150 से ज्यादा इंस्टेंसेस में इसको इम्पोज किया गया है, और इसी वजह से SR बोम्मई केस जो है वो आप ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के आप कोट करिएगा जब भी इसके ऊपर आप आंसर लिख रहे हैं, SR बोम्मई केस। ठीक है, इन्होंने इसको लास्ट रिजॉर्ट माना है। ठीक है, सरकारिया कमीशन जो है उसके बारे में भी आप कोट कर सकते हैं, सरकारिया कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोट कर सकते हैं पंछी कमीशन को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है। इवन आर्टिकल 263 जो है उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल जो है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लगातार प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ इन्होंने भी जिक्र करा है। एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा एक वाइडर कवरेज मिल गया होगा। एफ्स्पा क्या है उसके बारे में भी आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जरूर उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। साथ ही आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो काफी नॉलेज आपको मिला होगा। अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि वेरियस वीडियोस आप स्ट्रीमलाइंड है तो आप उसको एंजॉय करिए। और होपफुली आप यूपीएससी की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।